बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर उन्होंने एनीमिया से रिलेटेड डिसऑर्डर को मेनली डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक जो एनीमिया है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया बेसिकली वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज, इनकी जो O2 कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होने की क्या वजह हो सकती है? एक तो इसकी वजह ये सकती है कि रेड ब्लड सेल जो है उनका नंबर डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन कैरियर हैं वही कम हो गए तो ऑक्सीजन जो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाएगी। या फिर रेड ब्लड सेल तो नॉर्मल मौजूद है, लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि असल कैरियर है इसकी ऑक्सीजन की, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो गया। यहाँ फिर हीमोग्लोबिन जो है इसकी कंसनट्रेशन नॉर्मल है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो नॉन फंक्शनल है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही। तो किसी भी वजह से अगर रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो गई है तो इसे हम क्या कहेंगे? अनीमिया कहेंगे। अब अनीमिया के कुछ क्लिनिकल फीचर देखते हैं जो कि जनरल क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्योंकि एनीमिया के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया तो उसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से जो एनीमिया से रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हाइपोक्सिया बेस्ड ही हैं। कौन से फीचर्स आ जाएंगे? जनरल फटीग आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, इसके अलावा पेल कंजक्टिवा एंड स्किन हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर आप जो पर्सन है वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिसऑर्डर से तो उसमें एंजाइना भी देखा जा सकता है। इसके अलावा हेडेक वगैरह हो सकता है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं एनीमिया से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है। क्योंकि अनीमिया अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होना पता ज़रूरी है। क्योंकि अनीमिया की एक बड़ी वजह ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल डिक्रीज़ हुआ होता है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल जो मेल के अंदर है वो है 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये मेल के अंदर है। और फीमेल के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस के साथ है। फीमेल के अंदर 12.5 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर ये फीमेल के अंदर होता है। अगर हीमोग्लोबिन इससे कम तादाद में के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गया है। अगर एचबी लेवल अगर देखा जाए तो वो मेल के अंदर अगर 13 या 13.5 कह रहे हैं उससे कम है तो उसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। और फीमेल के अंदर अगर 12.5 से कम है तो उसका मतलब है हीमोग्लोबिन का लेवल फीमेल के अंदर भी नॉर्मल नहीं है। अब हम हीमोग्लोबिन की टाइप्स देखते हैं। साइज़ के लिहाज, रेड ब्लड सेल के साइज़ के लिहाज से हीमोग्लोबिन को अनीमिया को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। एक है माइक्रोसाइटिक अनीमिया और दूसरी है मैक्रोसाइटिक अनीमिया और तीसरी है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। आज हमने किसको डिस्कस करना है? आज हमने माइक्रोसाइटिक अनीमिया को स्टार्ट करना है। तो इसी का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसाइटिक अनीमिया नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है इसका साइज़ क्या हो जाता है? रेड ब्लड सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज़ क्या होता है। रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल साइज़ होता है 80 टू 100 क्यूबिक माइक्रोमीटर, ये तो अगर रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज़। अगर रेड ब्लड सेल का साइज जो है 80 क्यूबिक माइक्रोमीटर से कम हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल कह देंगे। और इस अनीमिया को हम क्या कहेंगे? माइक्रोसाइटिक अनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। फिर हम देखते हैं रेड ब्लड सेल का साइज़ डिक्रीज़ होता क्यों है। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हीमोग्लोबिन की जो डिक्रीज प्रोडक्शन किस तरह माइक्रोसाइटिक अनीमिया की तरफ लीड करेगी? क्योंकि नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन की जो कंसनट्रेशन है रेड ब्लड सेल के अंदर, जिसे हम मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कहती है, ये नॉर्मली कितनी होती है? 33%। यानी कि जो टोटल रेड ब्लड सेल है उसका जो 33% है वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन। नॉर्मली ये इसकी जो नॉर्मली कंसनट्रेशन है हीमोग्लोबिन की। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन क्या हो गई है? डिक्रीज़ है। अच्छा, सपोज करते हैं कि नॉर्मली होती है इसकी 32 टू 36 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम सपोज करते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी। कितनी होगी? सपोज कर लेते हैं 20 ग्राम पर डेसीलीटर होगी। जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो सेल क्या करेंगे? सेल ने नॉर्मल अपनी हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन है 33% उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए वो हीमोग्लोबिन तो अवेलेबल है तो सेल क्या करेगा? सेल अपना साइज़ ही डिक्रीज़
कर देगा, ताकि अब पहले तो इसके अंदर 32 ग्राम थी, तो 32 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन मौजूद थी तो उसका मतलब था कि रेड ब्लड सेल का 33% एरिया है वो हीमोग्लोबिन है। लेकिन अब हमारे पास 32 ग्राम अवेलेबल है, 20 ग्राम अवेलेबल है, तो सेल इसका हाल ये निकालता है कि वो अपना साइज़ छोटा कर देता है, ताकि अब इसके अंदर अगर 20 ग्राम भी हो तो टोटल जो साइज सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो गया है, तो इसकी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन है 33% वो मेंटेन रहे। तो इसकी जो वजह है माइक्रोसाइटिक एनीमिया की वो क्या है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना। तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने की वजह से रेड ब्लड सेल अपना साइज़ डिक्रीज़ करता है। रेड ब्लड सेल का साइज़ किस तरह डिक्रीज़ होता है, नॉर्मली जो प्रोजेनिटर रेड ब्लड सेल है, प्रोजेनिटर रेड ब्लड सेल जिनमें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आ गया, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आ गए, तो जो प्रोजेनिटर रेड ब्लड सेल है इनकी कंटिन्यूसली डिवीजन होती है, और इन डिवीजन के नतीजे में रेड ब्लड सेल की क्या होती है, साइज़ मेचुरेशन होती है। साइज़ मेचुरेशन का मतलब है रेड ब्लड सेल का साइज़ जो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेचुरेशन भी होती है, साइटोप्लाज्म मेचुरेशन भी होती है। तो मेन बात यह है कि रेड ब्लड सेल के जब प्रोजेनिटर सेल से बन रहे हैं तो रेड ब्लड सेल की साइज़ मेचुरेशन हो रही है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का साइज़ जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता है और एंड पे आकर नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है वो बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास हीमोग्लोबिन की कमी है तो रेड ब्लड सेल के जो प्रोजेनिटर सेल हैं वो एक एक्स्ट्रा डिवीजन करेंगे। उस एक्स्ट्रा डिवीजन के नतीजे में वो क्या कर लेंगे, वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन रेड ब्लड सेल का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थी इसकी रेड ब्लड सेल के साइज़ छोटे होने की वजह। अब हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है इसकी हम टाइप्स देखते हैं कि वो कितनी टाइप्स हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया बेसिकली किस वजह से हो रहा है, हीमोग्लोबिन की डिक्रीज़ प्रोडक्शन की वजह से। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने की वजह देखते हैं, और इन वजूहत की बेस पर ही जो हीमोग्लोबिन के जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया उसकी टाइप्स भी बयान की गई हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन बनी किससे होती है, हीमोग्लोबिन बनी होती है हीम से प्लस ग्लोबिन से। अब हीम किससे बना होती है, हीम बनी होती है आयरन प्लस पोरफायरन से। ठीक है, अगर तो इन तीनों में से किसी भी चीज़ की यहाँ तो कमी आ जाए, यहाँ इनका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल मेंटेन ना रहे, तो उसका क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो इसी बेस पर इन जो रॉ मटेरियल जिनसे मिलकर बनना है इसने हीमोग्लोबिन ने, इनकी बेस पर इसकी जो टाइप्स हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया की वो भी बयान की गई हैं। तो इनमें से जो पहली टाइप है वो कौन सी टाइप है जो आज हमने डिस्कस करनी, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही टाइप ही होगी। तो पहली टाइप है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आज के दिन में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डील करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर नाम से पता चल रहा है आयरन की कमी हो रही है। जब आयरन की कमी होगी तो उसका मतलब क्या है, हीम जो है वो नहीं बन पाएगी, हीम की भी कमी हो जाएगी। जब हीम की कमी है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगी, जब हीमोग्लोबिन की कमी है तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो आयरन की कमी से हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, मोस्ट कॉमन टाइप है। अच्छा, फिर इसके बाद आयरन से रिलेटेड कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गया। फिर इसके अलावा अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसके 1/3 ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके अंदर आयरन की कमी होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अगर जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन आ रही है वो एब्जॉर्ब किस तरह होती है, आयरन की हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी के किस एरिया में होती है। आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है डुओडेनम में, डुओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, सपोज किस तरह हम देखते हैं किस तरह यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। सपोज ये हमारे पास आ गई डुओडेनम की ये लाइनिंग आ गई। अच्छा, ये डुओडेनम की क्या आ गई, म्यूकोसल लेयर जहाँ पे ये एंटीरोसाइट्स मौजूद है, ये इसके आगे एंटीरोसाइट आ गए, और सपोज कर लेते हैं ये साथ आ गई ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब आयरन कहाँ पे मौजूद है, आयरन मौजूद है डुओडेनम के ल्यूमर के अंदर। हमने फूड इनटेक की, फूड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथवे से होते होते कहाँ पे आके मौजूद डुओडेनम में मौजूद है। अब हमने इस डुओडेनम से इस जो आयरन है इसको कहाँ पे लेके जाना है, इस ब्लड वेसल तक। तो ये किस तरह लेके जाएंगे, सबसे पहले तो हमें पता चले जो हम आयरन इनटेक करते हैं वो दो मेन सोर्सेज से ड्राइव होती है। एक होती है मीट से जिसे हम हीम ड्राइव्ड आयरन कहते हैं, और दूसरी जो आयरन है जो इनटेक हम करते हैं वो ड्राइव होती है वेजिटेबल से, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन हीम ड्राइव्ड। अब हीम ड्राइव्ड एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो हीम ड्राइव्ड आयरन है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, लेकिन फिर अगर हीम ड्राइव्ड आयरन हो या नॉन हीम ड्राइव्ड आयरन हो, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो डुओडेनम के एंटीरोसाइट्स हैं, ये एंटीरोसाइट्स आगे एंटीरोसाइट्स के अंदर
ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं DMT1 ट्रांसपोर्टर। अब इन ट्रांसपोर्टर ने क्या करना है, इन ट्रांसपोर्टर ने आयरन को एंटीरोसाइट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब इन ट्रांसपोर्टर के दिए जो आयरन है वो ल्यूमन से आ गया एंटीरोसाइट के अंदर। अब एंटीरोसाइट से इस आयरन ने ट्रांसफ़र होना है इस वेसल तक। तो यहाँ तक किस तरह ये ट्रांसफ़र होगा, यहाँ तक इसे ट्रांसफ़र करेगी एक प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरोपोर्टीन। अच्छा, अब जब ये क्या उसका नाम है आयरन आ गया ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर जो आयरन है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता, वो एक प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेरिन। अब ब्लड के अंदर जो आयरन है ये इस प्रोटीन के साथ क्या कर लेता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ ये क्या करता है, बाइंड करता है। अब जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है ये क्या करती है, आयरन को ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करती है। और ट्रांसफ़र करने के अलावा ये इसकी जो स्टोर अगर एक्सेसिव तादाद के अंदर मौजूद है तो आयरन को ले जाएगी आयरन की स्टोरेज साइट्स पे जो कि हैं लीवर एंड बोन मैक्रोफेजेस है, तो इन मैक्रोफेजेस तक लेके जाएगी और इन मैक्रोफेजेस के अंदर जो है आयरन वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन मैक्रोफेजेस के अंदर आयरन जो है वो स्टोर किस तरह होगी, वो इस ट्रांसफेरिन प्रोटीन से डिटैच हो जाएगी। और एक और प्रोटीन है फेरेटिन, और इस फेरेटिन प्रोटीन के साथ अब क्या अटैच हो जाएगी, आयरन। इस फेरेटिन प्रोटीन के साथ अटैच होने का फ़ायदा ये होगा कि अगर ये फेरेटिन के साथ अटैच ना होगी हो तो आयरन जो है फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फ्री रेडिकल्स के से कन्वर्ट होने से बचने के लिए आयरन फेरेटिन के साथ अटैच हो जाती है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि आयरन जो है इसकी डेफिशिएंसी होती क्यों है। आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसकी जो मेन रीज़न है, जनरली इसकी दो मेन रीज़न, एक तो है कि आपकी जो डाइट है इसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, डाइट के अंदर आयरन की क्या डेफिशिएंसी। दूसरी इसकी वजह हो सकती है ब्लीडिंग। अच्छा, ये तो जनरली हमने बात करी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लिहाज से। अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स के अंदर जो आयरन की कमी है इसकी मेन रीज़न क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो किस तरह, इसकी वजह आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है इसके अंदर आयरन जो है वो नॉर्मल जो दूसरा मिल्क होता है इससे इसकी बनिस्बत कम होती है। तो एक ये वजह होगी इन्फेंट्स के अंदर, क्योंकि इन्फेंट्स का टोटल जो निसार है वो किस पर होता है, मदर मिल्क पर होता है। और उस मदर मिल्क के अंदर जो आयरन है वो सफिशिएंट तादाद के अंदर मौजूद नहीं होती। तो इन्फेंट्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी की मेन वजह क्या आ गई, ब्रेस्ट फीडिंग। फिर इसके बाद अगर आते हैं हम चिल्ड्रन के अंदर, थोड़े जो बड़े बच्चे हैं इनके अंदर जो मेन वजह है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं इनका ना तो इनको मोस्टली बीमारी वगैरह तो होती नहीं, तो इनके अंदर अगर आयरन की कमी हुई है तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो डाइट है इसके अंदर आयरन जो है उसकी तादाद नॉर्मल नहीं, जितनी हमें देख चाहिए उतनी सफिशिएंट तादाद के अंदर है जो उसकी डाइट है उसके अंदर आयरन मौजूद नहीं। फिर अगर हम बात करें एडल्ट की, एडल्ट में अगर हम बात करें मेल की, मेल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी की मेन जो वजह होती है वो होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ GIT ब्लीडिंग की तरह ब्लीड कर जाती है। तो इस वजह से जो एडल्ट हैं, मेल एडल्ट, उनके अंदर जो मेन रीज़न है वो क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल के अंदर जो मेन रीज़न आयरन डेफिशिएंसी की वो एक तो होती है मीनोरेगिया। क्या है ये, मीनोरेगिया इज़ एक्सेसिव हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसके नतीजे में क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो ज़्यादा हो रहा है, ब्लड की लॉस की वजह से क्या हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। फिर अगर हम जो एल्डरली पीपल हैं उनकी बात करें तो एल्डरली पीपल के अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी इसकी रीज़न हो सकती है कोलोनिक पोलिप्स या फिर कार्सिनोमा। लेकिन अगर हम बात करें ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इनके अंदर नॉर्मली ये रीज़न एडल्ट की। लेकिन अगर हम दूसरे जो पुअर कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे हुक्माम जो है वो इसकी आयरन डेफिशिएंसी की मेन रीज़न है। अब इसके अलावा हमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स का पता होना चाहिए जो कि हम लेबॉरेटरी के अंदर जब हमने अनीमिया की टाइप्स वगैरह डायग्नोस करनी हो तो इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो इनमें से पहली टर्म जो हमने देखने जा रहे हैं वो है सीरम आयरन। अब सीरम आयरन का क्या मतलब, सीरम आयरन का मतलब है कि जो सीरम है इसके अंदर आयरन की तादाद कितनी है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होती है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जिसके अंदर सेल के अलावा सारे कंपोनेंट हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भी आ जाता है, जो फ्लूइड जिसके अंदर वाटर आता है और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आते हैं, मिनरल्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है। इस अगर हम प्लाज्मा में से कोगुलेशन फैक्टर जो हैं इनको निकाल दें तो बाकी जो चीज़ बचती है उसे हम क्या कहते हैं, सीरम। तो सीरम के अंदर आयरन की तादाद को हम क्या कहते हैं, सीरम लेवल, सीरम आयरन लेवल। अच्छा, फिर हमें पता होना चाहिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि ब्लड के अंदर
कितनी तादाद के अंदर जो आयरन है वो ट्रांसफेरिंग प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आयरन है वो उसने बाइंड करना होता है किसके साथ, ट्रांसफेरिंग के साथ। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के अंदर हम बेसिकली चेक करते हैं ट्रांसफेरिंग का लेवल है, इससे हमें पता चल जाता है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। फिर हम देखते हैं परसेंटेज सेचुरेशन। परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब ये है कि अच्छा जो नॉर्मल सीरम आयरन है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 100 माइक्रोग्राम पर डेसी लीटर, और जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी होती है 300 माइक्रोग्राम पर डेसी लीटर। परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब ये है कि जो टोटल आयरन जो टोटल ट्रांसफेरिंग प्रोटीन है इसका कितने परसेंट जो हिस्सा है वो आयरन के साथ बाइंड किया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं परसेंटेज सेचुरेशन। परसेंटेज सेचुरेशन नॉर्मली होती है 33%। फिर इसके अलावा जो सीरम फेरेटिन है, सीरम फेरेटिन का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर फेरेटिन का लेवल कितना है। ब्लड के अंदर फेरेटिन का लेवल देखने का मतलब यह है कि हमें पता चल जाता है कि स्टोरेज जो आयरन है वो कितनी है, उनका स्टोर जो आयरन है उसके साथ बाइंड की हुई है ट्रांसफेरिंग। अच्छा, जब हमने सारी टर्म्स देख ली तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेजेस हैं आयरन डेफिशिएंसी की, माइक्रोसाइटिक एनीमिया की हम स्टेजेस देखते हैं कि किस तरीके से जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो स्टेज बाय स्टेज माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ किस तरह ये लीड करता है। तो सबसे पहले अगर हम आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो लेकिन बॉडी को तो आयरन है उसकी ज़रूरत है, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड आयरन है जो हमने स्टोर किया है उसे यूटिलाइज करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले जो स्टोरेज आयरन का उसकी डेप्लेशन होना शुरू हो जाएगी। जब स्टोर्ड आयरन कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो सीरम फेरेटिन लेवल है वो कम हो रहा है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जो है सीरम आयरन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज सेचुरेशन के, यानी कि अगर सीरम आयरन डिक्रीज़ हो रहा है तो परसेंटेज सेचुरेशन भी डिक्रीज़ होगी। अब सीरम आयरन का मतलब है कि ब्लड के अंदर टोटल आयरन जो है वो कितना है। अब अगर ब्लड के अंदर आयरन ज़्यादा है तो ज़्यादा आयरन होगा और वो ज़्यादा ट्रांसफेरेंस के साथ बाइंड करेगा तो परसेंटेज सेचुरेशन भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से अगर सीरम आयरन कम है तो परसेंटेज सेचुरेशन भी कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा पता नहीं चाहिए जो फेरेटिन है, सीरम फेरेटिन का लेवल और जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो अपोजिट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर फेरेटिन बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगी। अगर ब्लड के अंदर फेरेटिन का लेवल बढ़ गया तो उसका मतलब ये है कि आयरन इसके साथ इससे डिटैच हो गए, ट्रांसफेरेंस से डिटैच हो गए, किसके साथ बाइंड कर गया, फेरेटिन के साथ बाइंड कर गया। अगर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से डिटैच हो गया, आयरन किसके साथ बाइंड कर गई है, फेरेटिन से डिटैच करके टोटल ट्रांसफेरेंस के साथ बाइंड कर गया। तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये लेफ्ट बाइंडिंग हम जब डिस्कस करेंगे तो आसानी हो जाएगी इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो किसकी डिप्लेशन होगी, सबसे पहले होती है स्टोर्ड आयरन। स्टोर आने की डिप्लेशन का मतलब है सीरम जो सीरम फेरेटिन लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया, सीरम फेरेटिन लेवल डिक्रीज़ हो गया तो उसका मतलब है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हम साथ लिख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ होगी। अच्छा, जब आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो कंटिन्यू यानी कि हम जो आयरन है उसे प्रॉपर इनटेक फिर भी नहीं कर रहे, स्टोरेज आयरन डिप्लीट होगी। फिर इसके बाद जब जो हमारा जो स्टोर हाउस है वो खाली हो गया, इसके बाद ब्लड के अंदर जो सीरम आयरन है इसकी डेफिशिएंसी होना भी स्टार्ट हो जाएगी। सीरम आयरन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या, सीरम आयरन डिक्रीज़ हो गया। इसके अलावा परसेंटेज सेचुरेशन भी हम लिख सकते हैं कि वो भी डिक्रीज़ होगी। अच्छा, जब सीरम के अंदर आयरन की कमी होगी, स्टोर जो आयरन है उसकी भी कमी होगी। अब हमारे पास जो आयरन के ज़खायर हैं वो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास आयरन का ज़रिया, लेकिन जो बॉडी है इसे हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है किसकी, आयरन की। तो जब आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन क्या है वो नहीं बन पाएगी। अच्छा, बॉडी इसका क्या करेगी, शुरू में के अंदर वो इस तरह करेगी, जो रेड ब्लड सेल है उनकी तादाद ही कम कर देगी, यानी कि बॉडी कोशिश करेगी सेल ही मैं कम बनाऊँ ताकि हम चूँकि ज़ाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो बॉडी क्या है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ही वही कम कर देगी। बॉडी क्या करेगी, नॉर्मल साइज़ के सेल बनाएगी रेड ब्लड सेल, लेकिन उनकी तादाद क्या कर देगी जी, उनकी जो तादाद है वो नंबर डिक्रीज़ कर देगी, लेकिन साइज़ रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो डिक्रीज़ रखेगी। अच्छा, जब ये स्ट्रेटजी भी बॉडी ने अपना ली, लेकिन फिर भी जो आयरन की कमी है वो स्टिल कंटिन्यू है। अच्छा, अब जब रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन की कमी है तो बॉडी अब क्या करेगी, अब वो उसके पास जो उसने अपनी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है इसकी रेड ब्लड सेल की, वो अब वो नहीं मेंटेन रख पाएगी। वो इस तरह करेगी, एक तो स्मॉल नंबर ऑफ सेल तो वो ऑलरेडी बना रही है, इसके साथ अब रेड ब्लड सेल का साइज़ भी जो है वो क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी। तो अब क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सबसे किस तरह स्टोरेज आयरन की डेफिशिएंसी, स्टोरेज यानी कि सीरम आयरन की डेफिशिएंसी, सीरम आयरन के बाद हमने नॉर्मोसाइटिक सेल बनाने शुरू कर दी, लेकिन कम तादाद के अंदर, और फिर फाइनली हमने माइक्रोसाइटिक सेल बनाना शुरू कर दी जो कि तादाद के अंदर भी अभी कम बन रहा है। तो इसके साथ क्या हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया।
अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड एक बात मैं बता दूं कि जिन पर्सन के अंदर आयरन हुई होती है उनके जो नेल्स हैं उन यहाँ पे इस नेल्स के ऊपर इस तरह स्पून शेप जैसे खड्डे से बन जाते हैं। तो इसके अलावा अगर बच्चों के अंदर आयरन की कमी है तो बच्चे क्या करना शुरू कर दे कि मिट्टी खाना शुरू करते हैं। तो अक्सर जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं उनके अंदर क्या होती है, आयरन की कमी हुई होती है। फिर इसके बाद हम इसकी देखते हैं लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग के अंदर ज़्यादा सी बात है, एक तो ये है कि फेरेटिन का लेवल कम है, सीरम फेरेटिन लेवल कम है क्योंकि आयरन का स्टोर है डिप्लीट हो गया है। सीरम फेरेटिन लेवल का कम होने का मतलब क्या, TIBC हम कह सकते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। अच्छा, क्योंकि आयरन की इतने डेफिशिएंसी है बहुत सी है, इसके अलावा सीरम आयरन जो है वो भी क्या होता है इसके अंदर डिक्रीज़ है। सीरम आयरन डिक्रीज़ होने का मतलब यह है कि परसेंटेज सेचुरेशन भी डिक्रीज़ हो गया है। तो यानी कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सारे जो हमारे जो मैज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। फिर इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं कि आयरन सप्लीमेंट सप्लाई वगैरह किए जाएँ, आयरन के डाइट के ज़रिए भी ज़्यादा इंटेक किया जाए और दूसरा जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी आयरन के प्रोवाइड किए जाएँ। तो ये था आज का हमारा माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में टॉपिक। इसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो देख लिया, बाकी जो 3 टाइप्स हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।